रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम कर दूंगा। पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और 2024 आपका सिलेक्शन वाला साल हो। पिता की फिक्र को फक्र में बदलें आप। और एग्जाम डेट आपकी घोषित हो चुकी है। री एग्जाम डेट 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये पेपर होना है। 2 पालियों में ये पेपर होगा और प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख विद्यार्थी होने वाले हैं। तो आज की क्लास आप देखो, मैं तो सीधा कहता हूं आप इतना 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास, तो 1 महीना अपने टारगेट को दे दीजिएगा और उस समय आप दुनियादारी भूल जाइए, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल टूटी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज की हिंदी की क्लास आपकी होने वाली है PYQ की, और डेली क्लास आपको एक मिलती है और प्रयास रहेगा मेरा कि आपके एग्जाम तक आप तक वो सब चीजें पहुंचाई जाएं जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो और आप 2024 में वर्दी पहने। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग संयोग और वियोग किस रूप से संबंधित है, किस रस से संबंधित है। बात करते हैं रस की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में आते हैं। बात करते हैं रस की। तो रस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे पहले। रस रस किसे कहते हैं? रस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रसों को टोटल वैसे 11 माना गया है, लेकिन वरीयता केवल 9 को ही दी गई है कि अगर पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी है तो वो आंसर कितना रहेगा? 9। अब पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस। दूसरा है भयानक रस, भयानक रस। तीसरा है श्रृंगार रस। चौथा है अद्भुत रस, अद्भुत रस। देखो, अब वात्सल्य रस किसे कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव, इसकी स्थायी भाव की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। क्या होता है? रति। और भयानक रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। और इसके श्रृंगार रस की स्थायी भाव की बात करते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस की पहचान क्या है? संयोग श्रृंगार रस की पहचान है जिसमें संयोग की बात की जाए, और वियोग श्रृंगार रस में जिसमें बिछड़ने की बात की जाए। जैसे वियोग श्रृंगार की एक एग्जाम्पल है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब से प्रभु श्री श्याम पधारे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए चले जाते हैं तो जो गोपियां होती हैं वो वहां पर विलाप करती है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस रहेगा। ठीक है, और वात्सल्य रस की, वात्सल्य का एक एग्जांपल देखेंगे, किलकत घुटरवन आवत काहन। मतलब कन्हैया जी जब घुटनों के बल चल के आते हैं तो उसको देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वात्सल्य रस। उसके बाद भयानक, भयानक में क्या है? भय है। तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा उसमें डर का अनुभव होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें कर्मवाच्य ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? कर्मवाच्य। बात करते हैं वाच्य की, तो वाच्य क्या होता है समझेंगे फटाफट से। वाच्य के बारे में अगर बात करेंगे तो वाच्य क्या होता है? संज्ञा। वाच्य की बात करते हैं तो क्रिया का रूपांतरण रूप ही वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का रूपांतरण रूप ही वाच्य कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कृतवाच्य की पहचान क्या है? जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए। कर्मवाच्य की इसमें पहचान क्या है? जिसमें कर्म की पहचान बताई जाए। और भाववाच्य की जिसमें
नहीं आ जाए, नॉट वाला होता है, जैसे यह काम राम से नहीं किया जाता तो इसमें भावाच्य है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला है पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, काम किया जा रहा है, इसलिए कर्म जो वाच्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है योजक चिन्ह का सही उच्चारण क्या है। पहला ऑप्शन है शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, दूसरा है हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, तीसरा है सोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, चौथा है मैं घूमने जा रही हूं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें भाई और बहन के बीच में जो चिन्ह आया है ये योजक का चिन्ह होता है, अगर थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये योजक का चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए सी ऑप्शन गलत रहेगा, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए प्रश्नों के सही समास वाला विकल्प चयन करेंगे। समास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। समास के बारे में अगर बात करते हैं तो समास की पहचान क्या है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, किसी दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 6। नंबर एक होता है अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास, नंबर हो चुका, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास की पहचान इसमें प्रथम पद मुख्य होता है। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसमें कारक शामिल होते हैं, क्या कारक शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यहीं पर 1 मिनट कारक को और क्लियर करेंगे। कारक की पहचान क्या है, कारक के प्रकार नहीं बताने, कारक की पहचान क्या है। कारक की पहचान है संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार का होता है, कर्ता ने कर्म को कर्त से संप्रदान के लिए पदार्थ से अलग होने पर, अधिकरण मैपे पर, संबोधन हेरे अरे, और उसके बाद एक इसमें और रह गया है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्त से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबोधन हेरे अरे, अधिकरण मैपे पर, ये इसमें 8 होते हैं। उसके बाद नंबर 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दोनों पद मुख्य होते हैं। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, जिसमें और एंड जुड़ के आ जाए, जैसे भाई और बहन, माता और पिता, दिन और रात, उसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहेंगे, जिसमें संख्या पहले आ जाए, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, षटभुज, ये सब द्विगु समास होते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास होता है जिसमें थर्ड पर्सन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, थर्ड पर्सन की बात की जाए, जैसे दशानन, 10 है जिसके सिर अर्थात रावण, जैसे गजानन, गजानन गणेश भगवान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये समास की थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है सप्त सिंधु का समास वाला विकल्प चयन करना है। तो 7 सिंधुओं का समूह, सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, देखो बी और सी ऑप्शन सेम है, 7 नदियों का समूह, तो बी और सी दोनों सही इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम है, कुछ उनमें चेंज नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब प्रश्न है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। और दूसरों का भला करने वाला क्या किससे क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। उसके बाद धर्म से चलने वाला क्या कहलाता है, धर्मज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उसे चुनना है। तो कनक का बताना है क्या होगा, कनक का होता है सोना या धतूरा, क्या होता है, सोना या धतूरा। तो इसमें ऑप्शन धतूरा नहीं दिया गया है, सोना दिया गया है, तो सोना एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद उचित कारक को बताना है। ठीक है, बोतल में दूध बचा है, समझेंगे, अभी हमने कारक के बारे में सीखा था। बोतल में दूध भरा है, सवाल है बोतल में दूध
भरा है। तो इसमें जो में है, इसमें कौन सा कारक है, ये सवाल है। तो मैं अभी बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्त से संप्रदान के लिए पदार्थ से अलग होने पर, संबंध काकी की रानी दे नानी दे, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण, अधिकरण कारक इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन है, स्कूल बस 5 मिनट, आगे इसको भविष्यकाल में बनाना है। तो भविष्यकाल में क्या होता है, भविष्यकाल की पहचान होती है गा गी और गे शब्द आता है तो फ्यूचर में चला जाएगा, था थी थे आएगा तो भूतकाल में चला जाएगा, और है हूं है आएगा तो ये वर्तमान में रहता है। तो गागी की आपको लगाना है क्योंकि फ्यूचर में आपको ये सेंटेंस बना के ले जाना है। तो स्कूल बस 5 मिनट में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही रहेगा, एकदम करेक्ट। उसके इसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। सवाल दिया गया है, रवि दीवार रंगने लगा है। इसमें ऑप्शन है कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। समझेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, कृदंत क्रिया की बात करते हैं तो कृदंत क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म की मुख्य प्रधानता होती है, वो कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिसमें दो क्रियाएं शामिल हो। कितनी, दो क्रियाएं शामिल हो, एक क्रिया समाप्त हो चुकी हो, दूसरी होने वाली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, राम खाना खाकर सो गया, मोहन उठकर खड़ा हो गया, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले श्याम जा चुका था। तो इसमें जब दो क्रियाएं होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित होता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नंबर तीसरा ऑप्शन है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, समझेंगे इसे फटाफट से। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, क्या, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीन को लेकर के अगर कोई क्रिया बनती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को लेकर के कोई भी क्रिया बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अब आपका एग्जांपल इसमें दिया गया है, रवि दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा है, रंगने लगा है। तो अब इसमें देखो संज्ञा क्या है, रवि है, आ गया। एक और इसमें एग्जांपल बनता है, जैसे रंगवाना अगर आ जाता रंगवाना तो भी इसमें नाम धातु क्रिया होती। अगर आ जाता चलवाना, चलवाना तो भी इसमें नाम धातु क्रिया होती। ठीक है, तो आई होप ये नाम धातु क्रिया क्लियर हुई होगी। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जिसमें दो क्रिया एक साथ आ जाए। जैसे जैसे कहेंगे ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया है। उसके बाद समय से आना, समय से आना। उसके बाद ख्याल रखना। इस तरह की जो शब्द होते हैं वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए शब्दों का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग बनाना है, तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसिनी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो क्या होगा, हंसिनी, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, हंसिनी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुम्हार का पुल्लिंग बताना है। कुम्हार पुल्लिंग दिया है, अच्छा इसका स्त्रीलिंग बताना है। या सभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चयन करें। कुम्हार का, कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हारिन भी ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुटिया का बहुवचन बनाना है आपको। चुटिया का बहुवचन बनाएंगे तो चुटियां हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे कृपय, कृपण है। अब कृपण का पूर्ण रूप विक्षेपण करेंगे तो देखो इसमें चौथा ऑप्शन है ना क्र, फिर उसके बाद आएगा स्र,
फिर उसके बाद आएगा पा, फिर उसके बाद आएगा आ, फिर उसके बाद अड़ा और उसके बाद आएगा आ। ये इसका शुद्ध रूप होगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इन पर अभ्यास ही करना होता है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण का शुद्ध बताना है तो ए ऑप्शन ही एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सेंटेंस दिया है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, इसमें ढूंढना है विशेषण। विशेषण की पहचान क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा विशेषण को एनालिसिस करेंगे। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सार्वनाम, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल दिया है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसमें जो बहुत दिया है ना, बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, ये विशेषण की पहचान होती है। विशेषता, किसकी विशेषता बता रहा है, पहाड़ की, तो बहुत जो दिया है इसमें विशेषण होगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे फटाफट से, 1 मिनट के लिए एनालिसिस करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, पहला ऑप्शन है सबका नाम आता है इसमें। देखो सर्वनाम का मतलब होता है इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, जैसे संज्ञा में क्या होता है, नाम आता है, श्याम, राम, मोहन आदि, इसमें नाम नहीं आएगा, इसमें आएगा यह, वह, ये, वे, तुम, हम, मैं, ये आएगा, इसमें नाम नहीं आता है सर्वनाम में। तो पहला ऑप्शन है सबका नाम, दूसरा दूसरों का नाम, तीसरा अपना नाम, चौथा संबंध नाम। तो ये ऑप्शन सही है, सबका नाम आता है इसमें, सबका नाम आएगा, क्योंकि हम कहें तो हमें सब आ जाएंगे, वह में पता नहीं, तो सब का नाम ही एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना है जो गजानन माधव ने रची नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अंधा युग इनकी नहीं है, बाकी ये तीनों है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। चंद्रवरदाई किस लेखक की है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, चंद्रवरदाई की है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शिलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें जो आंसर है हिंदी को नई दिशा देने वाला प्रदान, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल है, आगे पैसेज वाला क्वेश्चन है, तो आपकी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन चलेगा और मेरी आवाज सुनेंगे, साथ में पैसेज को भी पढ़ते चलेंगे। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2-4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार का वाहन है, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री
बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। इस साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदार युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांध दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पैसेज पढ़ा है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे इसी पैसेज से संबंधित। सवाल है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। पहला ऑप्शन है बड़े वाहनों का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है तांगे का प्रयोग होने लगा, तीसरा हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, चौथा बाहरी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो ऊपर चलेंगे और इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसी में ये लाइन मिल जाएगी जो दी गई है सेंटेंस में। सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें पैसेज में भी दिया है सीधा सीधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कसीदाकारी युक्त वस्त्र से, एकदम सही है। नीचे से दूसरी लाइन में ये कसीदाकारी वस्त्र युक्त दिया है, तो ए ऑप्शन के ही साथ जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, तो इसको निकालेंगे कहां से क्वेश्चन को, इसको पढ़ेंगे पैसेज में ही ये मिल जाएगा। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, ये लाइन सीधी दी गई है देखो पैसेज में। तांगा किस रूप में अलग है, भारी और बड़ा वाहन है, एकदम सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति या मूलभूत आवश्यकता। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में इसमें दिया गया है पैसेज में, इसको देखेंगे तो सर्च करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा दी गई है 19वीं सदी से पहले वाली लाइन में, सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है इसका वास्तविक इस्तेमाल, तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो तांगे और इक्के के इसमें प्रकार दिए गए हैं, ये ऊपर से अगर लाइन में देखेंगे, तांगे में 2 या 4 या अधिक घोड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कितने, इसमें 3 होते हैं, इसके 3 प्रकार के तांगे होते हैं। ऊपर से दूसरी लाइन में दिया है बग्गी, फिटर्न और टम टम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार बताना है, कौन सा होगा। अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब पहला ऑप्शन इसमें दिया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तन्य तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ अलग हो। जैसे कनक कनकती सौगुनी मादकता आदि का है, जगया पाए बोराय, जगया पाए बोराय, खाए बोराय, तो ठीक है, यमक अलंकार हुआ। तीसरा रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार की पहचान होती है जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कहें मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मारकर पंखा है, कहें फैन है, तो हम यहां पर क्या है, रूप दे रहे हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार क्या है, जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राम श्याम सा सुंदर है, तो तुलना की जा रही है, समानता दर्शाई जा रही है। तो रघुपति राघव राजा राम में रा बार बार आ रहा है शब्द, जो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है अनुप्रास अलंकार को। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द दिया गया है। सेंटेंस है, सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है।
और अंडरलाइन किस पर है, के आगे पर अंडरलाइन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सा अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के बारे में क्या है पूरा प्रोसेस, तो इसको आगे मैराथन क्लास में समझेंगे हिंदी में अव्यय को। फिलहाल के लिए अभी जितने से काम चल जाए उतना ही सीखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषण की पहचान बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय संबंध दर्शाता है। तो सीता और रमा के बीच में कौन खड़ा है, सीता रमा से बड़ी है, ठीक है, तो के आगे खड़ी है, ये संबंध दर्शा रहा है, इसीलिए इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बनाना है। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, घूमना अच्छा है सुबह, गलत है। घूमना सुबह अच्छा, घूमना सुबह है अच्छा, गलत है। सुबह अच्छा है घूमना, गलत है। सुबह घूमना अच्छा है, ये एकदम सही है। आगे देखेंगे, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, पहले सवाल पढ़ लीजिए पूरा ऊपर से तो अच्छा समझ में आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो छंद की मात्राएं काउंट करना सीखेंगे हम। छंद की मात्राएं काउंट करने से पहले छंद क्या होता है, छंद का अर्थ होता है आह्लाद पैदा करना, आह्लाद पैदा करना। अब इसका एग्जांपल है उसको लिख लेते हैं, फिर मात्राएं काउंट करके देखेंगे। करते अभिषेक, करते अभिषेक पयोध हैं, पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की। अगली पंक्ति है हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें मात्राएं काउंट करना सीखेंगे। देखो मात्राएं काउंट करेंगे तो बड़े आ वाले जितने भी हैं जिन पर मात्राएं हैं उसमें 2 मात्राएं रहती हैं, जिन पर मात्रा नहीं उसमें एक ही मात्रा रहेगी। तो एक इसमें मात्रा, एक इसमें है, 2 इसमें है। एक इसमें छोटी एक ही मात्रा रहेगी, बड़ी छोटी इसमें अभिषेक में 2 मात्रा रहेंगी, का में 1 रहेगी, पा में 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। काउंट कीजिए 1 2 4 5 6 8 9 10 12 और 3 15। इसमें कितनी मात्राएं हैं, 15। फिर इसमें काउंट करेंगे 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 4 6 8 10 और 3 13, यानी 15 13 का पेयर है। ठीक है, तो 15 13 किसमें मात्राएं होती है, वो होती है उल्लाला, उल्लाला छंद में। उल्लाला छंद की पहचान क्या है, उल्लाला छंद की यही पहचान है कि पहले और तीसरे पद में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और तीसरे पद में, दूसरे और चौथे पद में 13 होती हैं। उसके बाद चौपाई छंद किसे कहते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, चौपाई छंद कहलाता है। उसके बाद सोटा छंद किसे कहते हैं, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, सोटा छंद कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। अंग भरना, ऑप्शन है रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना या मूर्ख बनना। क्या है, अंग भरना का मुहावरा क्या हो सकता है, रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना या मूर्ख बनना। तो अंग भरना का मतलब होता है गले लगना। ठीक है, अगला है उपसर्ग, कौन से में उपसर्ग नहीं जुड़ा है ये बताना है। तो देखो पुनर्जन्म, जन्म में पुनर्जुना है तो इसमें उपसर्ग है। धर्म में को जुड़ा है, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आप समझते होंगे। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है जो बाद में जुड़ता है। किसी भी शब्द के बाद में जुड़ के उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आजीवन में वन में आजीवन जुड़ा है तो इसमें भी उपसर्ग है।
दिखावा में उपसर्ग नहीं है, किसमें? दिखावा में उपसर्ग नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय का मतलब समझते होंगे, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? बाद में जुड़ने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। पहला है, विपरीत चुनना है, स्वार्थ का अपोजिट। स्वार्थ का अपोजिट परमार्थ होता है और निस्वार्थ का अपोजिट स्वार्थ होता है, ध्यान रखना। लेकिन स्वार्थ का इसमें निस्वार्थ वाला गलत हो जाएगा, स्वार्थ का परमार्थ ही इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद विषाद का क्या होता है? विषाद का विलोम शब्द होता है आह्लाद। उसके बाद वरिष्ठ का कनिष्ठ। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के बारे में अगर बात करते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से होता है, व्यंजन का व्यंजन से होता है या व्यंजन का स्वर से होता है, तो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? वह संधि जिसका मेल स्वर और व्यंजन दोनों से हो जाए, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब सवाल है, सवाल क्या है? अत्यधिक में कौन सी संधि विच्छेद वाला सही है? तो अत्यधिक, अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद से उचित सामसिक युग्म पद है, मतलब समान हो। तो आचार का समान बताना है, क्या हो सकता है? समानार्थी शब्द। खाने की वस्तु नहीं है। विचार नहीं हो सकता। उसके बाद चाल चलन एकदम सही है। आज कहते नहीं आचार विचार, विचार का मतलब होता है थॉट, सोच, माइंड सेट। और आचार का मतलब होता है चाल चलन कैसा है, तो चाल चलन इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुविधा का समानार्थी वाला शब्द ढूंढना है। दुविधा का मतलब होता है किसी काम को करें या ना करें, वो दुविधा वाली कंडीशन होती है, तो इसमें धर्म संकट वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर का समानार्थी ढूंढना है, किसका? पत्थर का समानार्थी ढूंढना है। ऑप्शन है पाषाण, गिरि, नवचर और निर्भय। तो इसमें गिरि माने होता है पर्वत, क्या होता है? गिरि माने पर्वत या पहाड़ होता है, पत्थरों से मिलकर के बना होता है, तो समानार्थी में चला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हिंदी के, जो पीवाईक्यू के रूप में आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे और डेली क्लास आपको मिल रही है, और आप जो प्यार दे रहे हैं इस क्लास को, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाइए, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक, केवल आपको लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जो आपका पेपर होने वाला है 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को, तो केवल इसी क्लास से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये मैं वादा दे सकता हूं आपको। और अगर ये आपको ना लगे ना, तो 1 महीने क्लास रेगुलर ले लीजिएगा, और उसके बाद जब एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद आप कमेंट में बता देना कि सर आपका कितना पढ़ाया हुआ पेपर मिला है और कितना नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो टॉपिक कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कवर हुए होंगे, और धीमे धीमे समझ में आता है। एक क्लास में समझ में तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप लगातार किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो आराम से समझ में आने लगता है। और इसी के साथ आज की क्लास को दी एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।